हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो हम क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस कर रहे थे कि किस केस में अदर पर्सन की इनकम एसएससी की टोटल इनकम में ऐड होगी। फोर्थ वाले पे हम आए थे, इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की जो वाइफ होगी वो डॉटर इन लॉ कहलाएगी, ठीक है ना। तो इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ, अगर एक इंडिविजुअल एसेट ट्रांसफर कर देता है आफ्टर 31 मई 1973 की डेट के बाद, अगर उसने एसेट ट्रांसफर कर दी है बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के अपनी डॉटर इन लॉ को, ठीक है। जब तक एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होता तो ओनरशिप नहीं मानी जाती है ना। एडिक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेशक हो सकता है। सो एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के अगर ट्रांसफर कर दी है तो कोई भी इनकम उससे अराइज होगी वो ट्रांसफरर की इनकम ही मानी जाएगी, वही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, कि एक इंडिविजुअल है उसने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, जस्ट किस लिए कि जो उसकी स्पाउस है उसको बेनिफिट मिले। तो जितना भी बेनिफिट, जिस एक्सटेंट तक उसको बेनिफिट मिल सकता है ना, उतनी इनकम जो है वो ट्रांसफरर की इनकम में ऐड करी जाएगी और वही उसके ऊपर क्या है, टैक्स पे करेगा। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, यानी कि डॉटर इन लॉ, बेटे की जो बहू है उसके बेनिफिट के लिए क्या किया है, एक पर्सन को या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को जो एसेट से होने वाली इनकम है वो ट्रांसफर करी है। सो अगर कोई भी इनकम अराइज हुई है और वो किसी भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को आफ्टर 31/5/1973, यानी कि 31 मई 1973 के बाद क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो इसमें भी जहां तक उनका बेनिफिट बन रहा है उतनी इनकम जो है वो उसकी टोटल इनकम में ऐड करी जाएगी ट्रांसफरर की, और वही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब यहाँ पर बिजनेस की जो बात है ना, कि इंडिविजुअल ने ना अपनी एसेट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जो इनकम है डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाउस को या सन्स की वाइफ को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये कौन है, हमारे ट्रांसफरी है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर करी गई है। तो अगर उन्होंने वो एसेट या इनकम क्या कर दी है, इन्वेस्ट कर दी है, ठीक है ना। ट्रांसफरी ने क्या कर दिया, एसेट इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला, एक तो वो एज अ पार्टनर एंटर नहीं हुई है फर्म में, ठीक है। दूसरा, अगर वो एज अ पार्टनर एंटर हुआ है फर्म में, ठीक है। एज अ पार्टनर एंटर नहीं हुआ है तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू ऑफ एसेट जितनी भी ट्रांसफर करी गई थी डिवाइड में टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी उन्होंने करी इनटू जितना भी शेयर उसका बिजनेस के अंदर बनता है ट्रांसफरी का, ठीक है। इस तरीके से आपका निकल जाएगा कि कितना जो इनकम है वो बन रहा है जो कि ट्रांसफरर की इनकम में ऐड होगी। उसके बाद अगर वो एज अ पार्टनर फर्म में एंटर हुआ है तो जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, यानी कि एज अ पार्टनर एंटर हुआ है तो कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो किया होगा, तो जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट रिसीव होगा जो भी, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो जो है वो ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो एज अ पार्टनर एंटर हुआ है तो जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होगा, और अगर एज अ पार्टनर एंटर नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप अपनी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो भी इनकम है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट प्रोविजंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।